हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनका स्टडी करने वाले हैं। और सबसे पहले जान पाते हैं कि यूनिवर्स में मॉस और एनर्जी का क्या रिलेशन है, और देन इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे मैटर का यानी पदार्थ का कंपोजिशन यानी फॉर्मेशन एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और फिर डिस्कस करेंगे कि स्टेट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अगर डिस्कस करें यूनिवर्स के फॉर्मेशन का, तो 2 फैक्टर्स हैं जो इसके फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं, और उसमें से सबसे पहला फैक्टर है आपका एनर्जी, ऊर्जा, और सेकंड फैक्टर है सबस्टेंस का, जो कि ऊर्जा से ही रिलेटेड फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है, जिसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। तो ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपसे एनर्जी का, और 1 सेंटेंस में अगर इसे डिफाइन करें बच्चों, तो कह सकते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वास्तव में वो उसके लिए एनर्जी कही जाती है। और लिविंग बीइंग्स के ही बॉडी में होने वाले जो मैकेनिज्म हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर उनका एग्जांपल ले लें तो कहीं ना कहीं एनर्जी का रोल लिविंग बीइंग्स के लिए हम समझ पाते हैं। एग्जांपल है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का, देन सेलुलर रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं सेल में, उनसे भी एनर्जी प्रोसेस्ड होती है। और अगर प्लांटेरिया प्लैनेट्स में चलें तो लाइक एज अ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म कंप्लीट करने में भी वहां एनर्जी प्रोसेस होती है। तो ये ऊर्जा का प्रतिरूप कई प्रकार से ट्रांसमिट होता रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है, चेंज करता रहता है वन से अदर एंड्स की तरफ। तो अभी जानते हैं कि मैटर क्या है और फिर इनका रिलेशन क्या है दोनों का। और जब हम डिस्कस करते हैं मैटर का, तो इसे डिफाइन करें, कुछ कंपोनेंटिंग वर्ड्स हैं जिनको लेकर के। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका निश्चित द्रव्यमान है, और निश्चित संगठन भी है। तो अगर ये टर्म माइंड मेकअप करें कि एक तो स्थान घेरता है, कवरिंग द एरिया, एंड हैव अ सर्टेन मास एंड देयर कंपोजिशन, यानी किनसे मिलकर के वो बना है। जब ये सब चीजें हम सम्मिलित करते हैं तो सबस्टेंस को मैटर या पदार्थ कहते हैं। सो वी डिफाइन इट, मैटर is anything that has mass and occupies space। तो ये तो बच्चों मैटर के बारे में डिफाइन करते हैं। अब हम इन दोनों को एक रिलेटेड टर्म और टेक्सोनॉमी के आधार पर समझते हैं कि मास का एनर्जी से क्या रिलेशन है इस यूनिवर्स में। तो ये रिलेशन एक स्टेटमेंट के तौर पर हम लिख सकते हैं यहां, ब्रह्मांड का कुल द्रव्य तथा टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा का मान सदैव स्थिर होता है। और ये जो स्टेटमेंट यहां से मिला वो होल यूनिवर्स के लिए, कि यहां जो भी मैटर्स हैं उनका और एनर्जी का जो टोटल स्टैंडर्ड है वो एक तरह से कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, और यहीं से जनरेट होती है थेसिस द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो हम कह सकते हैं
टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी in the universe is constant. तो इस तरह से मैटर और एनर्जी का जो क्वांटिटीज है, टोटल क्वांटिटीज है इस यूनिवर्स में, वो कांस्टेंट होता है। अब बच्चों, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, वो चाहे लिविंग बींग्स में होने वाले मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो या फिजिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले केमिकल चेंजेस हो। उनका रिलेशन है, कहीं ना कहीं भौतिक स्थितियां हैं जो ऐसे केमिकल चेंजेस को प्रभावित करती हैं, इफेक्टेड करती हैं। तो अब जान लेते हैं कि जो पदार्थ है या द्रव्य है, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, और फिर चलते हैं कि ये बनता कैसे है, क्या इनमें जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। और बच्चों, मैटर का और एनर्जी का एक रिलेटिव इक्वेशन भी हम लोग पढ़ पाते हैं, यानी द्रव्य का ऊर्जा से क्या संबंध है, इससे रिलेटेड एक इक्वेशन है जिसको हम पढ़ते हैं E=m×c²। और इसे साइंटिस्ट आइंस्टीन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इस इक्वेशन को। सो इस इक्वेशन को आइंस्टीन का एनर्जी इक्वेशन या आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम मास कंजर्वेशन लॉ को एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से प्रूफ करते हैं, जो कि लॉ कहता है कि केमिकल चेंजेस किसी भी रूप में किए जा रहे हों, वो सब्सटेंस के मास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाते हैं, अर्थात द्रव्यमान जो है वो सदैव स्थिर रहता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन का एक रिएक्शन लेते हैं बच्चों। यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करा दें इसका स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH से। ये सब्सटेंस एज अ रिएक्टेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सोडियम क्लोराइड साल्ट के रूप में, और वाटर का सब्स्ट्रक्शन करते हैं H2O। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहां वन साइड रिएक्टेंट का है और अदर साइड आपका प्रोडक्ट का है। अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो रिएक्टेंट का साइड है केमिकल सब्सटेंस का, उसका मास बनने वाले जो प्रोडक्ट सब्सटेंस हैं, केमिकल हैं, इनके मास से सदैव इक्वल होता है। यानी ये मास रिएक्टेंट का और ये मास प्रोडक्ट का दोनों स्थिर होते हैं, सेम होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक रिलेशन मिलता है यहां से मैटर का और एनर्जी का रिलेटेड उसके मास से। तो आइए चेक करते हैं यहां पर कि कैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास उधर बनने वाले प्रोडक्ट के मास से सेम। बच्चों, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1 होगा और क्लोरीन के लिए 35.5। तो HCl का टोटल मास मिला 36.5, जबकि कास्टिक सोडा के लिए सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1। और जब इसका टोटल करेंगे देन ये मॉलिक्यूलर मास मिलेगा आपको 40। अब बच्चों, ये दोनों मास अगर टोटल कर दिए जाएं 36.5 और 40, देन आपका फाइनल मास मिलेगा 76.5। और ये जो 76.5 मास मिला, ये बच्चों रिएक्टेंट का टोटल मास है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान। और सेकेंड साइड जब चले बच्चों प्रोडक्ट्स की तरफ, तो सोडियम क्लोराइड के लिए सोडियम का मास 23 है
एंड क्लोरीन का 35.5। और इस तरह से जब इसको हम टोटल करते हैं देन ये मास हमें मिलता है 58.5। और वाटर के लिए हाइड्रोजन का 2x1 प्लस ऑक्सीजन का 16, और ये टोटल मास आपको मिलता है यहां से 18, और इसको ऐड कर देते हैं 58.5 से। देन फाइनली प्रोडक्ट साइड का जो सब्सटेंस का मास है वो भी आपको मिल जाता है 76.5। तो अब बच्चों देख रहे हैं हम यहां कि ये जो मास मिला है ये है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान, उत्पाद पदार्थों का कुल द्रव्यमान। तो ये जो मास है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास से सिमिलर है। सो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ आर इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये आपका फाइनल एक रिजल्ट आया इस थीसिस का कि जो कंपोनेंट्स हैं इस यूनिवर्स में उनमें रासायनिक परिवर्तन किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रकार से किया जा रहा हो, वो जो मास क्राइटेरिया है, द्रव्यमान वाला भाग है, वह सदैव स्थिर रहता है। और इसी तरह से मैटर्स को ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। और इन फैक्टर्स के आधार पर कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो भी हम यहां से सीख सकते हैं। जैसे उस मैटर के लिए प्रॉपर उसका टेम्परेचर इफेक्ट से रिलेटेड फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी उसका क्वथनांक क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या होगा, यानी हिमांक क्या है, इवेपोरेशन कैसे करते हैं सब्सटेंस, वाष्पन की क्रिया क्या है, द्रवण क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो उस मैटर्स के लिए लागू होते हैं। ये इनको सबको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में जब टॉपिक स्टार्ट लेंगे तो वहां और जान पाएंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर इस होल यूनिवर्स में कौन सी स्टेट में है, मीन्स स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों जब हम स्टेट का डिस्कशन करते हैं तो इस होल यूनिवर्स में मैटर्स को 3 स्टेट में पाते हैं। देखिए यहां पर जो ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो एक बेसिक क्लासिफिकेशन है मैटर की स्टेट का, लेकिन जब हम कुछ इनिशियल यूनिट्स में जाएंगे तो वहां उन सब्सटेंस के लिए और भी इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उनका डिस्कशन उन टॉपिक्स में करेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं कि लगभग इस पूरे यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस मैटर के रूप में उपस्थित हैं, द्रव्य के रूप में उपस्थित हैं, पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, वे इन्हीं 3 रूपों में पाए जाते हैं। और इनको कहते हैं बच्चों सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड द्रव, और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हैं मैटर के। किसी रिएक्शंस के लिए इन्हें सिंबलाइज करना सीख लें आप लोग यहां से, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर भी वहां रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए लिखे जाते हैं। तो आपको समझ होनी चाहिए कि जो लिया गया रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में। तो जब सॉलिड का स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर ये आपको एस सिंबलाइज किया जाएगा, फॉर लिक्विड एल एंड फॉर गैस जी। जब ये आपको ऐसे जो रिएक्टेंट होंगे या उनके फार्मूले होंगे उनके नीचे ऐसे सिंबल्स लिखे होंगे, देन आप ये उनकी फिजिकल स्टेट को वहां से पहचान पाएंगे। अब जान लेते हैं कि क्या है वास्तव में ये स्टेट और कैसे हम इसको डिफाइन कर लें। तो केवल 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ले लें। अभी ज्यादा हम यहाँ किसी मॉडल का या काइनेटिक थ्योरी का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, केवल आपको फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर या फिजिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका डिस्कशन करेंगे। हम केवल 2 एग्जांपल लेंगे यहां। पहला होगा वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी आयतन से रिलेटेड, और दूसरा एग्जांपल होगा बच्चों शेप से रिलेटेड, यानी आकृति से रिलेटेड। अगर ये 2 नेचर इन सब्सटेंस को लेकर के स्टडी किया जाए तो हम इन पदार्थों को डिफाइन भी कर सकते हैं
और कहीं ना कहीं एक इनकी जो सामान्य भौतिक लक्षण है उनके बारे में भी जानकारी कर सकें। तो आइए सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस के बारे में जान लें। सपोज करें कि कोई सब्सटेंस है जो आज मेजर किया गया, वेट किया गया और उसका वेट मिलता है आपको 5 kg। कोई स्टोन लें या कोई सॉलिड सब्सटेंस लें जिसका वेट करें और वो वेट मिलता है 5 kg, और उसकी शेप को भी मेजर कर लें, उसकी पिक क्लिक कर लें, देख लें कि किस प्रकार की आकृति वाला है, और फिर उसमें हम कुछ परिवर्तन के लिए उसको फिजिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस में रख दें। सपोज दैट सनलाइट में रख दें या उसको वाटर में डिप कर दें, और कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद फिर ऑब्जर्वेट करें तो पाएंगे कि जो उसका वॉल्यूम था उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वॉल्यूम बना रहा। और शेप में जाएं तो आकृति में भी स्टोन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। ये एक ऐसा सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है यहां जो ये प्रूफ करता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनका वॉल्यूम और शेप ये दोनों के दोनों ही सर्टेन होते हैं, अर्थात निश्चित होते हैं। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस इस यूनिवर्स के जिनका आयतन और आकृति यानी वॉल्यूम और शेप दोनों निश्चित होते हैं, वे परिवर्तित नहीं करते हैं सामान्य परिस्थितियों में, ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। जबकि और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जो काइनेटिक थेसिस जब हम पढ़ेंगे, इसका गतिज आणविक सिद्धांत जब इसका पढ़ेंगे, वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे। दूसरी साइड में है लिक्विड का एग्जांपल ले लें। हम देख पाते हैं कि कोई लिक्विड सब्सटेंस सपोज दैट किसी मग में लिया गया, मिल्क लिया गया मग में 1 लीटर, उस मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर है, और उसी मग को हम किसी दूसरे शेप वाले पॉट में या इक्विपमेंट्स में ले लें तो वो देख पाते हैं कि जो 1 लीटर मग का शेप लिया हुआ मिल्क था वो अब दूसरे इक्विपमेंट्स का, दूसरे पॉट का शेप ले लेता है। तो वो क्या कर रहा है, आकृति में परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अपने वॉल्यूम में किसी प्रकार का, अपने आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यहां से हम जान पाते हैं बच्चों कि जो लिक्विड हैं उनका वॉल्यूम तो सर्टेन होता है, यानी उनका जो आयतन है वह निश्चित होता है, लेकिन आकृति हम जिस भी आकार के बर्तन में उनको शिफ्ट करते जाएंगे, डालते जाएंगे, वे उसी प्रकार की आकृति ले लेते हैं। इसलिए जो उनका आकार है वह अनिश्चित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड सब्सटेंस हैं उनकी आकृति अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। और अपने डेली लाइफ में उपयोग किए जाने वाले लिक्विड्स हैं, वाटर का एग्जांपल ले लें, ऑयल का एग्जांपल ले लें, मिल्क का एग्जांपल ले लें, ये सब एक लिक्विड्स हैं। इनका नेचर है फ्लोरेटरी, यानी ये फ्लो करने का गुण रखते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स, प्रॉपर्टीज हैं जिनको काइनेटिक थेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। इनका मॉडल जान पाएंगे डायग्राम के माध्यम से कि कैसे मॉलिक्यूलर मॉडल है जो काइनेटिक थेसिस में जाना जाता है। फिर आए गैस सब्सटेंस के लिए बच्चों, तो बहुत सारे एग्जांपल गैसेस के भी हैं जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। अब सपोज करें एक बैलून का, और उस गुब्बारे को फुलाया जाए हवा भर करके, तो हम देख पाते हैं कि वो एक निश्चित शेप में फूल जाता है, बल्क हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जब हम उसको टफली बांध भी देते हैं तब भी हम पाते हैं कि धीरे धीरे करके कुछ दिन के बाद जो भरी हुई गैस थी वो उससे डिफ्यूज्ड कर जाती है, विसरित हो जाती है, और विसरण के कारण जो उसका शेप था वो धीरे धीरे जितना आकार था उससे कुछ कम हो जाता। तो ना तो उसका वॉल्यूम उतना रहा जितना हमने भरा था, यानी जितनी गैस भरी गई थी उस गुब्बारे में अब उतनी नहीं है जितना ऑब्जर्वेट करने में हम देख पाते हैं, और जो शेप वो रख रहा था स्टार्टिंग में जब हमने उसमें गैस भरी थी, फिल की थी, पर अभी ऑब्जर्वेट करने में वो शेप भी उसकी नहीं दिखाई देती, यानी परिवर्तित हो जाती। तो अब इस छोटे से एग्जांपल से हमें यहां 2 स्थितियां क्लियर हुई कि जो गैस सब्सटेंस हैं उनका जो वॉल्यूम है वो भी अनिश्चित होता है, और साथ ही साथ इसका जो आयतन है वह भी अनिश्चित होता है।
तो पूरे यूनिवर्स में बच्चों ये 3 रूप हैं जिसमें स्टेट ऑफ मैटर यानी जो द्रव्य है उसकी अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब जान लेते हैं कि ये बनता कैसे, कौन से स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां केमिस्ट्री स्टार्ट लेती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैटर्स में जाएं जब बच्चों, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका डिस्कशन करेंगे, ये है एटम, यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग, वह छोटा से छोटा नॉन डिवाइडेटरी पार्टिकल्स यानी अविभाज्य कण जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है और उसमें उस एलिमेंट्स के जैसे ही नेचर होते हैं, यानी उस तत्व के जैसे गुण होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को, नॉन डिवाइडेटरी पार्टिकल्स को बच्चों एटम कहते हैं। यहां से केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट लेती है। इंटरेस्टिंग मोड में आते हैं हम लोग, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही यहां स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत सारी जानकारियां यहां एटम से रिलेटेड करने वाले हैं। इसके बहुत मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जो डिफाइन किया हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरम, ये डेफिनेशन दी जाती है। सो कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। और सपोज करें बच्चों तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हम पाते हैं, लाइक एज अ क्लोरीन एटम, Cl, और Cl कंजुगेट होकर के मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं Cl2। जब हम इस तरह से व्यक्त करते हैं बच्चों इन्हें, तो ये है इनकी एटॉमिक फॉर्म, और जब कंजुगेट होते हैं ये तो परमाणुओं के मिलने से यानी एटम्स के कंजुगेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अणु। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जबकि इस तरह से हम इन्हें एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एटम है और एटम्स के कंजुगेशन से मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल से फिर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उनके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं।